दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान का अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राजनीतिक सिद्धांत यानी पॉलिटिकल थियरी क्या है। दोस्तों राजनीतिक सिद्धांत का विकास कैसे हुआ, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत और इसकी प्रमुख विशेषताएं तथा राजनीतिक सिद्धांत का महत्व और राजनीतिक सिद्धांत की प्रमुख समस्याएं कौन सी हैं, आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। दोस्तों आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक राजनीतिक सिद्धांत क्या है। दोस्तों राजनीतिक सिद्धांत एक ऐसा पदबंध है या ऐसी शब्दावली है जिसे राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक विचार, राजनीतिक विश्लेषण, राजनीतिक परीक्षण, राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक व्यवस्था के सिद्धांत के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है। यानी राजनीतिक सिद्धांत जब हम कहते हैं तो कई लोग इसका अर्थ या तो राजनीतिक चिंतन लगाते हैं, राजनीतिक दर्शन लगाते हैं, राजनीतिक विश्लेषण या राजनीतिक विचारधारा और राजनीतिक व्यवस्था लगाते हैं। राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन को आज भी समानार्थी माना जाता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये दोनों शब्द एक जैसे नहीं हैं। चूँकि आप जानते हैं दर्शन या फिलॉसफी एक बुद्धि का विज्ञान है जिसमें ये खोज करने की तलाश की जाती है कि वास्तव में क्या होना चाहिए। और प्लेटो और अरस्तु राजनीतिक दार्शनिक इसी कारण हैं क्योंकि उन्होंने सत्य की खोज की थी। राजनीतिक दर्शन दोस्तों दर्शन का ही एक भाग है। दर्शन संसार की प्रत्येक वस्तु की व्यवस्था या और व्याख्या करने का प्रयास करता है और इस संदर्भ में देखा जाए तो दर्शन न केवल है का परीक्षण करता है यानी क्या चीज़ है, बल्कि ये भी देखता है कि किसी वस्तु को, किसी व्यवस्था को कैसा होना चाहिए। और इसमें वैज्ञानिक परीक्षणों के साथ साथ कल्पना लोक की भी बातें शामिल होती हैं। दोस्तों एक विचारक है हैलोवेल। इनका मानना है कि दर्शन जो है वो अर्थ की तलाश है और ये हमारे ज्ञान को कुछ विवेकशील और सार्थक प्रतिमानों में संश्लिष्ट करने का प्रयास करता है। दर्शन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? दोस्तों दर्शन का वास्तविक उद्देश्य हमारे ज्ञान को बढ़ाना नहीं बल्कि उसे और भी अधिक गहन करना है। और जब दर्शन को राजनीतिक घटनाओं पर लागू किया जाता है तो ये राजनीतिक दर्शन यानी पॉलिटिकल फिलॉसफी बन जाता है। राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक सिद्धांत में प्रमुख अंतर ये है कि जो दार्शनिक है या पॉलिटिकल फिलासफर जो है वो सिद्धांत शास्त्री हो सकता है जैसे कि प्लेटो और अरस्तु थे, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि सिद्धांत शास्त्री भी दार्शनिक हो। सिद्धांत शास्त्री दार्शनिक भी हो ये आवश्यक नहीं है। जैसे हेराल्ड लासवेल और चार्ल्स मेरियम ये सिद्धांत शास्त्री तो हैं, लेकिन वे हाब्स और लाक जैसे महान दार्शनिक नहीं हैं। दोस्तों राजनीतिक दर्शन का राजनीतिक संस्थाओं के साथ उतना ही निकट का संबंध नहीं है जितना उन विचारों और महत्वाकांक्षाओं के साथ है जो उन संस्थाओं में निहित है। और ये अंतर्निहित प्रेरणाओं, विश्वासों और महत्वाकांक्षाओं की खोज करने की आड़ में राजनीतिक घटनाओं और संस्थाओं की सतह के भीतर देखने का प्रयास करता है। तो राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक सिद्धांत आपने ये जाना कि राजनीतिक दर्शन जो है वो केवल है की खोज नहीं करता है बल्कि एक बेहतर ज्ञान या बेहतर व्यवस्था की खोज करता है कि कोई वस्तु या कोई व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए। दोस्तों इस विवेचना से ये स्पष्ट होता है कि राजनीतिक दर्शन का मुख्य सरोकार इस समस्या से है कि उत्तम जीवन की प्राप्ति के लिए किस तरह का राजनीतिक संगठन उपयुक्त होगा। और उत्तम जीवन क्या है, ये नैतिक चिंतन का विषय होता है। राजनीतिक सिद्धांत जबकि क्या है, ये अनुभवात्मक ज्ञान पर आधारित होता है और इसके कारण उत्तम जीवन को परिभाषित करने के काफ़ी निकट पहुंचकर भी उससे दूर ही रहता है। लेकिन राजनीतिक सिद्धांत में वैज्ञानिक अध्ययन के अंतर्गत उत्तम जीवन की बहुत सी मान्यताओं को परखने में सहायता अवश्य मिलती है।
राजनीतिक सिद्धांत यानी पॉलिटिकल थियरी के अंतर्गत राजनीतिक जीवन की विभिन्न अभिव्यक्तियों के अध्ययन के लिए उपयुक्त पद्धतियों का चयन और प्रयोग किया जाता है। और सार रूप में ये कहा जाए कि राजनीतिक दर्शन का सरोकार तथ्यों, आदर्शों और मानकों तथा मूल्यों से है, जबकि राजनीतिक सिद्धांत राजनीति विज्ञान की सबसे अधिक सरल और सबसे अधिक कठिन परिभाषाओं या कठिन घटनाओं में से एक है। तो एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों, राजनीतिक दर्शन का सरोकार तथ्यों, आदर्शों, मानकों और मूल्यों से है, जबकि राजनीतिक सिद्धांत राजनीति विज्ञान की सबसे अधिक सरल और सबसे अधिक कठिन घटनाओं में से एक है। सिद्धांत शब्द की उत्पत्ति जान लेते हैं किस प्रकार से हुई है। दोस्तों, सिद्धांत शब्द की उत्पत्ति जो है, जिसको अंग्रेजी में हम थियरी कहते हैं, इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के थ्योरिया शब्द से हुई है। और राजनीति सिद्धांत को अंग्रेजी भाषा में पॉलिटिकल थियरी कहा जाता है, आप जानते हैं। दोस्तों, थ्योरिया शब्द जो है, इसका अर्थ क्या होता है? तो थ्योरिया शब्द का अर्थ होता है समझने की दृष्टि, चिंतन की अवस्था में प्राप्त किसी केंद्रिक मानसिक दृष्टि जो उस वस्तु के अस्तित्व और कारणों को प्रकट करती है। अर्थात एक ऐसी मानसिक दृष्टि जो एक वस्तु के अस्तित्व और उसके कारणों को प्रकट करती है। केवल वर्णन या किसी लक्ष्य के बारे में कोई विचार या सुझाव देना ही सिद्धांत नहीं होता है। सिद्धांत के अंतर्गत किसी भी विषय के संबंध में एक लेखक की तरह पूरी सोच या समझ शामिल होती है, और इसमें तथ्यों का वर्णन भी होता है, उसकी व्याख्या होती है, लेखक का इतिहास बोध होता है, उसकी मान्यताएं होती हैं, और वे लक्ष्य या उद्देश्य शामिल होते हैं जिसके लिए किसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। तो दोस्तों, सिद्धांत शब्द की अंग्रेजी थियरी है, और ये थियरी शब्द ग्रीक भाषा के थ्योरिया शब्द से निकलकर बना है। और थ्योरिया का अर्थ होता है समझने की दृष्टि और उस वस्तु के अस्तित्व के कारण, यानी एक ऐसी मानसिक दृष्टि जो एक वस्तु के अस्तित्व और उसके कारणों को प्रकट करती है। दोस्तों, सरल अर्थ में देखा जाए तो सिद्धांत शब्द का प्रयोग हमेशा जो है किसी परिघटना या फिनोमिना की व्याख्या करने के प्रयास के रूप में किया जाता है। और सिद्धांत को व्यापक अर्थ में प्रयोग करते समय इसमें तथ्यों और मूल्यों दोनों को शामिल किया जाता है। तथ्यों एवं मूल्यों यानी फैक्ट्स एंड वैल्यूज दोनों को सिद्धांत में शामिल किया जाता है। आधुनिक अर्थ में राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत दोस्तों वे सभी गतिविधियां आ जाती हैं जो सत्ता के लिए संघर्ष से संबंधित है। और राजनीति सिद्धांत को कुछ विद्वानों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है। आइए उनकी परिभाषाओं के संबंध में जान लेते हैं। एक विचारक है कोकर। कोकर कहते हैं कि जब राजनीतिक शासन उसके रूप और उसकी गतिविधियों का अध्ययन या तुलना तत्व मात्र के रूप में न करके बल्कि लोगों की आवश्यकताओं, इच्छाओं और उनके मतों के संदर्भ में घटनाओं को समझने और उनका मूल्य आंकने के लिए किया जाता है, तब हम इसे राजनीतिक सिद्धांत का नाम देते हैं। जर्मिनो के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत मानवीय सामाजिक अस्तित्व की उचित व्यवस्था के सिद्धांतों का आलोचनात्मक अध्ययन है। और एंड्रयू हेकर कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत में तथ्य और मूल्य दोनों समाहित हैं, वे एक दूसरे के पूरक हैं। अर्थात राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री एक वैज्ञानिक और दार्शनिक दोनों की भूमिका निभाता है। डेविड हेल्ड का मानना है दोस्तों कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन से संबंधित अवधारणाओं और व्यापक अनुमानों का एक ऐसा ताना बाना है जिसमें शासन, राज्य और समाज की प्रकृति और लक्ष्यों और मनुष्यों की राजनीतिक क्षमताओं का विवरण आदि शामिल है। जॉर्ज एच सेबाइन का मानना है दोस्तों कि व्यापक तौर पर राजनीतिक सिद्धांत से अभिप्राय उन सभी बातों से है जो राजनीति से संबंधित है, और संकीर्ण अर्थ में यह राजनीतिक समस्याओं की विधिवत छानबीन से सरोकार रखता है। तो इन सभी विवेचना से ये स्पष्ट होता है कि राजनीतिक सिद्धांत राज्य, शासन, सत्ता, प्रभाव और कार्यकलाप का अध्ययन है। दोस्तों, राजनीतिक सिद्धांत या पॉलिटिकल थियरी, इसके अंतर्गत राज्य, शासन, सत्ता, प्रभाव इन सब क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। ये राजनीतिक घटनाओं का तरीका है। अवलोकन, व्याख्या और मूल्यांकन। देखिए, अवलोकन, व्याख्या और मूल्यांकन तीनों तत्व मिलकर राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण करते हैं। और कोई भी सिद्धांत शास्त्री किसी राजनीतिक घटना के अवलोकन, उसके कार्यकाल संबंध को स्थापित करके
अपना निर्णय देकर ही राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण करता है और किसी भी राजनीतिक चिंतक को राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण करने के लिए एक वैज्ञानिक और दार्शनिक दोनों ही भूमिका निभानी पड़ती है। राजनीतिक सिद्धांत का विकास किस प्रकार से हुआ है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, राजनीतिक सिद्धांत की उत्पत्ति का केंद्र बिंदु यूनानी राजनीतिक चिंतन को माना जाता है और ये कुछ विचारक ये भी मानते हैं कि जो व्यवस्थित रूप में राजनीतिक चिंतन है उसकी शुरुआत यूनानी मस्तिष्क की देन है। दोस्तों, यूनानी दार्शनिक और चिंतकों ने आदर्श राज्य की संकल्पना पर अपना ध्यान केंद्रित किया था। मध्य युग में सेंट थॉमस एक्विनास जैसे विचारकों ने ईश्वर और धर्म को राज्य से सर्वोच्च माना था और इसकी पुष्टि हीगल के विश्वात्मा के विचार में होती है। लेकिन औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद इंग्लैंड और अमेरिका में संविधान और संवैधानिक कानूनों के विकास पर जोर दिया जाने लगा और अब राज्य, कानून, संप्रभुता, अधिकार और न्याय की संकल्पनाओं के साथ साथ सरकारों की कार्यविधियों को भी परखने की चेष्टा की जाने लगी और ये प्रक्रिया 19वीं सदी के अंत तक प्रचलित रही और 20वीं सदी के आरंभ में राजनीतिक सिद्धांत को एक विशिष्ट क्षेत्र माना जाने लगा। दोस्तों, 1903 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन ने राजनीतिक सिद्धांत को राजनीति विज्ञान का महत्वपूर्ण विषय स्वीकार किया था और इसके अध्ययन और विकास के प्रयास भी तेज किए गए और अब राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के विषय राजनीतिक संस्थाएं, राज्य के लक्ष्य, न्याय, सुरक्षा, स्वतंत्रता, समानता आदि के साथ साथ विशिष्ट वर्ग, शक्ति, प्रभाव, राजनीतिक विकास, राजनीतिक संस्कृति आदि भी अब ये सभी चीज़ें राजनीतिक सिद्धांत के दायरे में आ गई हैं। यानी पहले जहाँ राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र संकीर्ण और सीमित था, वहीं अब इसका एरिया बढ़ गया है और अब इसके दायरे में ढेर सारे विचार और जो है सिद्धांत शामिल हो गए हैं। दोस्तों, अब राजनीतिक संस्थाओं के गुण दोषों की चर्चा के साथ इसकी अच्छाई या बुराई के भी निष्कर्ष निकाले जाने लगे हैं। चार्ल्स मेरियम, कैटलिन जैसे विचारकों के प्रयासों से अब राजनीतिक सिद्धांत को यथार्थवादी प्रवृत्ति से परिपूर्ण किया है। लासवेल और ईस्टन ने व्यवहारवाद को जन्म देकर राजनीतिक सिद्धांत को आधुनिक युग में प्रवेश करा दिया और दोस्तों, व्यवहारवाद के आगमन ने परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत को आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की परिधि में प्रवेश करा दिया है और अब ईस्टन ने राजनीति विज्ञान में नए राजनीतिक सिद्धांत पर जोर देना भी शुरू किया। दोस्तों, 1969 ने उत्तर व्यवहारवाद की क्रांति का सूत्रपात किया और इसके द्वारा राजनीतिक सिद्धांत को नया आयाम दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ कि राजनीतिक सिद्धांत निरंतर नई नई राजनीतिक समस्याओं से जूझ रहा है और इसी कारण आज तक किसी ऐसे सर्वमान्य राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण नहीं हुआ जो विश्व के हर भाग में अपनी उपादेयता सिद्ध कर सके। और इसका प्रमुख कारण ये है कि आधुनिक राजनीतिक विचार किसी भी राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण करते समय प्लेटो और अरस्तु जैसी विश्व दृष्टि नहीं रखते हैं और इसी कारण आज राजनीतिक सिद्धांत अपरिपक्व अवस्था में है। तो ये दोस्तों हमने एक साधारण या शार्ट रूप में देखा कि किस प्रकार से राजनीतिक सिद्धांत का विकास हुआ है प्लेटो अरस्तु से लेकर आज तक, यानी व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवादी क्रांति तक राजनीतिक सिद्धांत का विकास हुआ है। दोस्तों, इस क्रम में ये चर्चा करना जरूरी है कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, प्लेटो और अरस्तु से लेकर व्यवहारवादी क्रांति की शुरुआत होने तक के समय को परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत कहा जाता है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में व्यवहारवादी क्रांति से पूर्व प्रचलित विचार सामग्री, राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन, विचारधाराओं और राजनीतिक विचारों के विश्लेषण को शामिल किया जाता है। दोस्तों, परंपरागत राजनीति सिद्धांत में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? राज्य की प्रकृति, उसका आधार, सरकार, कानून, नैतिकता, प्राकृतिक विधि, प्राकृतिक संस्थाएं, ये सभी चीज़ें परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत यानी ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरी के महत्वपूर्ण विषय हैं और परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के विकास में प्लेटो, अरस्तु, हाब्स, लाक, रूसो, हीगल, मार्क्स, मॉन्टेस्क्यू, इन सब राजनीति वैज्ञानिकों का, राजनीतिक विचारकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
आइए देख लेते हैं परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं। तो दोस्तों, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत जो था, इसमें मूल्य, आदर्श और परम तत्वों को सर्वोपरि स्थान दिया गया। इसलिए परंपरागत राजनीति सिद्धांत जो था वो मूल्य सापेक्ष था। देखिए, प्लेटो का न्याय सिद्धांत, अरस्तु का प्रजातंत्र, लाक का प्राकृतिक कानून, रूसो की सामान्य इच्छा इसी प्रकार के हैं जिसमें मूल्य और आदर्शों को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त राजनीतिक सिद्धांतकार हमेशा क्रियात्मक उद्देश्य लेकर लिखते रहे हैं। उनका उद्देश्य जो था सुधार, समर्थन या विरोध करना रहा है। और परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में मूल्यों और मान्यताओं को इतना अधिक महत्व दिया गया कि इससे राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक सिद्धांत का अंतर पूरी तरह से समाप्त हो गया है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की दूसरी विशेषता है दोस्तों, समस्याओं का समाधान करने का प्रयास। दोस्तों, प्लेटो का दार्शनिक राजा का सिद्धांत हो, ये तत्कालीन यूनानी नगर राज्यों में मौजूद अराजकता से छुटकारा पाने के लिए किया गया था। और इटली की तत्कालीन स्थिति से छुटकारा पाने के लिए मैकियावेली ने द प्रिंस में छल कपट के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया कि किस प्रकार से जो है पतित और जो दुष्ट जनता है उसको सुधारने के लिए, उस पर शासन करने के लिए राजा का व्यवहार भी उसी प्रकार से होना चाहिए। तो दोस्तों, परंपरागत सिद्धांत के चिंतक और सिद्धांतकार तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं के प्रति बड़े संवेदनशील रहे और इस कारण उन्होंने ऐसे सिद्धांतों का निर्माण किया जो तत्कालीन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने में सफल हो सके। तीसरी विशेषता ये थी कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में मुख्यतः वर्णनात्मक अध्ययन किया गया, क्योंकि इस सिद्धांत के अंतर्गत राजनीतिक संस्थाओं की व्याख्या की गई और उनका विश्लेषण नहीं किया गया, बल्कि उनका वर्णन ही किया गया और इस सिद्धांत के द्वारा समस्याओं का कोई समाधान नहीं मिला। चौथी विशेषता क्या है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की? तो ये है दोस्तों, दर्शन, धर्म और नीति शास्त्र का प्रभाव। तो परंपरागत राजनीति शास्त्र पर प्रारंभ से लेकर प्लेटो, अरस्तु से लेकर हीगल तक सदैव ये जो राजनीतिक सिद्धांत रहा आचार शास्त्र और दर्शन शास्त्र के एक अंश के रूप में प्रतिपादित किया गया और उसी से जोड़कर उसका अध्ययन भी किया गया है। और उस समय के राजनीतिक विचारक अपने आप को किसी न किसी रूप में दर्शन, धर्म और नीति शास्त्र से जोड़े रहे हैं और इन चिंतकों का चिंतन दोस्तों धर्म और दर्शन से प्रभावित भी रहा है। मध्य युग में राज्य और धर्म राज्य और धर्म का आपसी संबंध इसी बात का स्पष्ट प्रमाण है। और यूरोप में भी काफ़ी लंबे समय तक ये सिद्धांत प्रचलित रहा कि चर्च की सत्ता राज सत्ता से ऊपर है। तो कुल मिलाकर जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतकार रहे, इन पर धर्म और दर्शन का प्रभाव अधिक रहा था। पांचवी विशेषता क्या है कि मुख्यतः निगमनात्मक अध्ययन। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में आदर्शात्मक अध्ययन पर जोर दिया गया और इन लेखकों ने किसी वैज्ञानिक विधि का प्रयोग भी नहीं किया। ये सिद्धांत किसी आदर्श की कल्पना को ही व्यवहारिक रूप देने के प्रयासों में से एक है। जैसे आप उदाहरण ले सकते हैं कि हीगल का विश्वात्मा का विचार भी काल्पनिक विचार होने के कारण आदर्शवादी अध्ययन का ही नमूना है। दोस्तों, मुख्यतः कानूनी, औपचारिक और संस्थात्मक अध्ययन था ये जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत था। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में दोस्तों कानूनी, औपचारिक और संस्थात्मक अध्ययन से बाहर जाकर उनके व्यवहार का अध्ययन और परीक्षण करने का प्रयास नहीं किया गया। डायसी, आइवर जेनिंग्स, लास्की और मुनरो की रचनाएं इसी कोटि के अंतर्गत शामिल हैं और इन सभी विचारकों या विद्वानों का अध्ययन कानूनी या औपचारिक अध्ययन ही बना रहा। उन्होंने कभी इसे अनौपचारिक अध्ययन बनाने का प्रयास नहीं किया। सातवीं विशेषता परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का है अवधारणात्मक अध्ययन। तो दोस्तों, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में न्याय, सुरक्षा, समानता, लोक कल्याण, नैतिकता, राज्य, कानून संप्रभुता और राष्ट्रवाद इत्यादि अवधारणाओं को परिभाषित करने में ही ये जो पूरा अध्ययन रहा और इस सिद्धांत के समर्थकों ने एक सार्वभौम समाज सुधार और धर्म प्रचारक की तरह अपनी अवधारणाओं को परिभाषित किया, लेकिन कभी भी मानव व्यवहार के साथ जोड़कर इनको समझने का प्रयास नहीं किया।
आठवीं विशेषता है परंपरागत जो राजनीतिक सिद्धांत हैं उसकी अनुशासनात्मक अध्ययन। तो दोस्तों, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में राजनीतिक विचारकों ने मानव जीवन के सभी चिंतनात्मक पहलुओं का अध्ययन किया और इस कारण इन विचारकों के सिद्धांतों को किसी विशेष विषय से जोड़ना असंभव है। प्लेटो, अरस्तु, रूसो, मार्क्स आदि विचारकों का दृष्टिकोण समाज विज्ञान के सभी विषयों और विज्ञान से रहा है और इन विषयों में राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण के लिए राजनीति विज्ञान को अलग करके नहीं देखा गया और इसी कारण परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत जो है वो अनुशासनात्मक अध्ययन का परिणाम है। इसके अलावा जो नौवीं विशेषता है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की वो है आत्मनिष्ठता। तो दोस्तों, आत्मनिष्ठता का गुण इसमें अधिक है और वस्तुनिष्ठता का अभाव है, जिसके कारण किसी सर्वमान्य राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण करने में ये सफल नहीं हुआ। इसके अलावा वैचारिक अलगाववाद के कारण परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण में किसी भी राजनीतिक चिंतन ने प्रयास नहीं किया है और इस कारण इसमें राजनीतिक सिद्धांत के प्रति जागरूकता नहीं है और यही वैचारिक अलगाववाद यानी विचारों में आपसी अलगाव और जागरूकता का अभाव, इसी कारण सर्वमान्य और सार्वकालिक राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण नहीं हो पाया। तो दोस्तों, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की इन विशेषताओं के विवेचन से ये कहा जा सकता है कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत जो रहा ये आदर्शात्मक, दार्शनिक और इतिहासवादी रहा है और इस सिद्धांत पर दर्शन और नीति शास्त्र का अधिक प्रभाव भी रहा है। ये सिद्धांत जो है वस्तुनिष्ठ रहा, इसके कारण इनके सिद्धांतों में विविधता, अस्पष्टता, अमूर्तता और परस्पर तुलना का अभाव पाया जाता है। साथ ही परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत जो रहा ये मूल्य आधारित होने के कारण व्यवहारवादी विचारकों की आलोचना का भी केंद्र बना। लेकिन दोस्तों, आगे उत्तर व्यवहारवाद या पोस्ट बिहेवियरलिज्म के आगमन ने राजनीतिक सिद्धांत को मूल्य संबंधी विवाद से छुटकारा दिला दिया। कुछ कमियों के बावजूद प्लेटो, अरस्तु, हाब्स आदि के द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक सिद्धांत आज भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वतंत्रता, समानता, न्याय, संप्रभुता, राष्ट्रवाद, राज्य, कानून का शासन आदि अवधारणाएं आज भी राजनीति विज्ञान के अध्ययन में महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए हैं। तो आपने जाना परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। इसके बाद जानना जरूरी है कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत क्या है। दोस्तों, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत से किस प्रकार ये भिन्न है और इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होते ही परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत को खतरे का आभास होने लगा, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वास्तविकता में बदल गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो परिस्थितियां थी, राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां, वो जटिल हो गई और इन जटिल परिस्थितियों में राजनीति शास्त्र के साथ राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में भी परिवर्तन आना अवश्यंभावी था और अब राजनीति विज्ञान में अध्ययन की नई नई तकनीकें आ गई, तथ्य आ गए, विश्लेषण आ गए और एक व्यवस्थित सिद्धांत की मांग जोर पकड़ने लगी। दोस्तों, चार्ल्स ई मेरियम ने अपनी पुस्तक न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स में ये संकेत दिया कि राजनीति विज्ञान को नया मार्ग तलाशना पड़ेगा, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत ऐसी शक्तियों के संपर्क में आ गया है कि कालांतर में वे इसकी प्रक्रिया को पूरी तरह से संशोधित कर देंगी। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में आनुभविक पद्धति ने राजनीति के अध्ययन को वैज्ञानिक बनाने पर जोर दिया और राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री शक्ति, सत्ता, राजनीतिक अभिजन, राजनीतिक प्रभाव, राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण और राजनीतिक संस्कृति तथा राजनीतिक सामाजिकरण इत्यादि अवधारणाओं पर अब अधिक जोर देने लगे। दोस्तों, लासवेल और मेरियम ने शक्ति सिद्धांत और मोस्का और मिचेल्स तथा पैरेटो ने राजनीतिक अभिजन सिद्धांत का प्रतिपादन करके राजनीतिक सिद्धांत को नई दिशा दी। 1953 में डेविड स्टन ने व्यवहारवादी क्रांति का सूत्रपात किया और इसने परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की अव्यवहारिकता की पोल खोल दी। डेविड स्टन, डहल, पावेल इत्यादि व्यवहारवादी विचारकों ने राजनीतिक सिद्धांत को आधुनिक बनाने पर जोर दिया और मूल्य मुक्त राजनीतिक सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत की। लेकिन 1969 में उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का बिगुल बजाकर स्टन ने ही आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में मूल्यों को भी महत्व दिया। तो दोस्तों,
आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं, उनके बारे में आइए जानते हैं। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की पहली विशेषता है राजनीतिक अध्ययन की अंतःशास्त्रीय पद्धति। तो दोस्तों, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतकारों का मानना ये है कि मानव व्यवहार या ह्यूमन बिहेवियर विभिन्न प्रकार के तत्वों का समुच्चय है और इस संदर्भ में राजनीति विज्ञान भी समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान आदि से प्रभावित होता है। कोई भी विज्ञान हो, चाहे राजनीतिक सिद्धांत की बात की जाए, सामाजिक सिद्धांत की बात की जाए या आर्थिक सिद्धांत की बात की जाए, तो सभी जो सिद्धांत हैं वो समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान इत्यादि से भी प्रभावित होते हैं, क्योंकि किसी भी समाज की राजनीतिक व्यवस्था उसके व्यवहार को समझने के लिए संपूर्ण समाज की आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों को भी समझना और जानना बहुत जरूरी होता है। और किसी विश्वव्यापी राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण करने के लिए ये आवश्यक है कि विश्व समाज की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक व्यवस्थाओं को एक साथ लाकर सिद्धांत निर्माण का प्रयास किया जाए और तभी एक सामान्य सिद्धांत निर्माण का कार्य किया जा सकता है। और आधुनिक राजनीतिक विज्ञान और सिद्धांतकार को अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण अपनाकर राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण करना चाहिए, ताकि एक सर्वमान्य और सर्वव्यापक राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण हो सके। दूसरी विशेषता जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की है वो है अनुभविक या अनुभवात्मक अध्ययन। तो आधुनिक राजनीतिक विज्ञान जो है ये राजनीति विज्ञान को विशुद्ध विज्ञान बनाने के लिए राजनीतिक तत्वों के संकलन, मापन और अध्ययन की नवीन तकनीकें अपनाने पर जोर देते हैं। इसी कारण डेविड स्टर्न का कहना है कि राजनीति विज्ञान में खोज सुव्यवस्थित होनी चाहिए और यदि कोई सिद्धांत आंकड़ों पर आधारित नहीं है तो वो निरर्थक साबित होगा। दोस्तों, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में व्यक्तिनिष्ठता की अपेक्षा वस्तुनिष्ठता पर जोर दिया जाता है। जैसा आपने परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में पढ़ा था कि उसमें व्यक्तिनिष्ठता पर या व्यक्ति के निजी भावों और विचारों पर अधिक जोर दिया जाता था, लेकिन आधुनिक राजनीतिक चिंतन में व्यक्तिनिष्ठता की जगह वस्तुनिष्ठता पर जोर दिया जाता है और इसमें चुनाव, मतदान, चुनाव आचरण आदि अध्ययनों द्वारा उचित अध्ययन करने और जनमत का पता लगाने में इन कारण से सुविधा हुई है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की तीसरी विशेषता ये है कि ये परंपरागत सीमाओं को छोड़कर अध्ययन का प्रयास करता है। दोस्तों, राजनीतिक विद्वान अब तथ्य और घटनाओं को प्रत्येक क्षेत्र और विषय से ग्रहण करने में कोई संकोच नहीं करते हैं और इसी कारण जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है ये बहुविषयक और इसका जो दायरा है वो बहुत बड़ा हो गया है। राजनीतिक तथ्य और घटनाएं जहाँ भी उपलब्ध हों, चाहे वो समाजशास्त्र से हो, धर्म से हो, अर्थशास्त्र से हो अथवा व्यक्ति, परिवार, राष्ट्र और विश्व से संबंधित हो, अब राजनीति विज्ञान का विषय बन गए हैं। इसके अलावा सर्वेक्षण और शोध जो है इन सभी को यानी व्यापक रूप में किया जाता है और अब राजनीति सिद्धांत शास्त्री की ये संभावना या भावना रहती है कि वास्तविक परिस्थितियों का अध्ययन करके ही अवधारणा के आधार पर सिद्धांत निर्माण का कार्य किया जाए। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की चौथी विशेषता है मूल्य निरपेक्ष बनाम मूल्य सापेक्ष अध्ययन। दोस्तों, अपने जीवन के प्रारंभिक काल में राजनीतिक सिद्धांत में मूल्यों की उपेक्षा की गई थी। व्यवहारवादी विद्वानों ने इस बात पर बल दिया कि शोधकर्ता को अनुसंधान में स्वयं के मूल्यों और धारणाओं से दूर रखना चाहिए ताकि अध्ययन पर उनकी व्यक्तिगत मान्यता और धारणा का प्रभाव न पड़े। दोस्तों, व्यवहारवादी लेखकों ने मूल्य निरपेक्ष राजनीति विज्ञान की धारणा पर बल दिया और उनके अनुसार सच्चा चिंतक वही है जो अच्छे बुरे में भेद न करके यथार्थवादी आंकड़ों और तथ्यों के संकलन, वर्गीकरण और विश्लेषण में लगा रहे। और व्यवहारवादी विद्वानों ने सिद्धांत निर्माण करते समय चाहिए शब्द की उपेक्षा करने पर मूल्य निरपेक्षवादी सिद्ध करने का प्रयास किया। और लेकिन बाद में ये हुआ कि स्वयं डेविड स्टर्न ने, जिन्होंने कि व्यवहारवाद का प्रारंभ किया था, उन्होंने अपनी भूल को सुधारते हुए उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का बिगुल बजाया और ये घोषणा की कि राजनीतिक सिद्धांत और राजनीति विज्ञान के अध्ययन को मूल्य सापेक्ष होना चाहिए। तो देखिए, जो व्यवहारवादी क्रांति थी वो उसमें केवल संस्थाओं का अध्ययन नहीं किया गया बल्कि मानव व्यवहार का अध्ययन भी किया गया था और उसे मूल्य निरपेक्ष रखा गया। लेकिन पुनः डेविड स्टर्न, जो कि उत्तर व्यवहारवाद के प्रतिपादक थे,
उन्होंने उत्तर व्यवहारवाद में व्यवहारवाद की कमियों और सीमाओं को दूर करते हुए इसे मूल्य सापेक्ष अध्ययन बनाने पर जोर दिया। दोस्तों, उत्तर व्यवहारवादियों ने ये तर्क दिया कि राजनीति विज्ञान कभी भी प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंसेज यानी भौतिक रसायन विज्ञान की तरह पूर्ण विज्ञान नहीं बन सकता है। इसलिए राजनीति सिद्धांत शास्त्रियों को चाहिए कि वे समस्याओं के समाधान का प्रयास करें और मानवीय और आनुभविक उपागमों के महत्व को स्वीकार करें। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री अब इस बात पर जोर देते हैं कि राजनीति विज्ञान में अध्ययन करते समय तथ्यों और आंकड़ों के साथ महत्वपूर्ण जो हैं मूल्यों को भी स्थान दिया जाए, उनको भी महत्वपूर्ण समझा जाए और तथ्यों और मूल्यों को मिलाकर ही उपयोगी राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण हो सकता है। इसके अलावा आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में शोध और सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध माना जाता है। दोस्तों, पहले परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में शोध को कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन शोध और सिद्धांत में अब घनिष्ठ संबंध हो गया है और राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री और जो राजनीतिक विद्वान हैं ये वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग के द्वारा अपने साधारणीकरण, सामान्यीकरण, व्याख्या और सिद्धांतों के निर्माण में लगे हैं। और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत शास्त्रियों का एक उद्देश्य राजनीति के सैद्धांतिक प्रतिमानों को विकसित करना है। इसके लिए वे शोध और सिद्धांत में एक रूपता बनाने का प्रयास करते हैं और शोध और सिद्धांत की एक रूपता के आधार पर ही राजनीतिक विद्वान घटनाओं और तथ्यों में संबंध स्थापित करके उनका विश्लेषण करते हैं। छठी विशेषता आधुनिक राजनीतिक चिंतन की है कि अनौपचारिक तत्वों का भी अध्ययन इसमें शामिल किया जाता है। दोस्तों, परंपरागत अध्ययन में औपचारिक संस्थाओं जैसे राज्य, सरकार, राजनीतिक दल इत्यादि का अध्ययन किया गया, लेकिन रॉबर्ट डहल, आमंड पावेल का मानना है कि सिद्धांत निर्माण और राजनीतिक विश्लेषण के लिए राजनीतिक वास्तविकताओं को समझना जरूरी है और इन सब के लिए अनौपचारिक तत्वों को अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि औपचारिक तत्वों के साथ अनौपचारिक तत्वों के अध्ययन के बिना किसी सर्वव्यापक और सामान्य राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण नहीं किया जा सकता है। अगली विशेषता ये है समस्या समाधान का प्रयास। दोस्तों, उत्तर व्यवहारवाद के आगमन के पहले ऐसा लगता था कि राजनीति विज्ञान कोरा विज्ञानवाद बन जाएगा, इसमें समस्याओं के समाधान की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन उत्तर व्यवहारवादियों ने इस शंका को दूर करते हुए स्वयं को मूल्यों, नीतियों और समस्याओं से जोड़े रखा और वे अपना विश्लेषण इस प्रकार से करते थे कि राजनीति विज्ञान की महत्वपूर्ण अवधारणाओं जैसे राजसत्ता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, संप्रभुता, न्याय, समानता और लोकतंत्र आदि को नए सिरे से परिभाषित किया गया। दोस्तों, आठवीं विशेषता क्या है? आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की आठवीं विशेषता है विकासशील सिद्धांत। तो आज ऐसा लगता है कि एक व्यापक राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण हो गया है, क्योंकि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत जो है विकासशील सिद्धांत है। यथार्थ में ऐसा नहीं है कि किसी एक निश्चित राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण हो गया है। आज अनेक राजनीतिक सिद्धांत विकसित या फिर निर्मित हो चुके हैं। वे राजनीतिक सिद्धांत न होकर उपागम हैं, यानी वो केवल अप्रोच हैं और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण करने वाली पद्धतियां भी निश्चित हो चुकी हैं। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत धीरे धीरे एकीकरण, प्रगति और सामंजस्य की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए आधुनिक राजनीतिक अनिश्चित और अपूर्ण अवस्था में है। इसमें विश्वसनीय और सत्यापित सामान्यीकरणों की मात्रा बहुत सीमित है। इसलिए कहा जाए कि जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है ये अभी भी विकास की प्रक्रिया में यानी विकासशील अवस्था में है। इसके अलावा इसकी एक अन्य प्रमुख विशेषता स्वायत्तता और विकास के प्रति जागरूकता है। तो आधुनिक राजनीतिक विद्वान राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र विषय बनाना चाहते हैं। इसमें ईस्टर्न, डहल और कैटलिन आदि उच्च कोटि के राजनीतिक विद्वान आते हैं, जबकि कुछ विचारक जो हैं जो राजनीति सिद्धांत के निर्माण में अस्थायित्व, विश्वसनीयता और व्यापकता की बात करते हैं। दोस्तों, और देखिए कुछ विचारक ये हैं कि राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण के लिए जागरूकता का परिचय देते हुए राजनीतिक तथ्यों और निष्कर्षों में एक क्रमबद्धता और संबद्धता लाना चाहते हैं। इसलिए ये सामान्य व्यवस्था सिद्धांत का निर्माण करते हैं। दोस्तों, इस विश्लेषण के बाद आप क्या समझ सकते हैं? तो उपर्युक्त विश्लेषण के बाद ये कहा जा सकता है कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत अब परंपरागत सीमाएं छोड़ चुका है
उत्तर व्यवहारवाद के आगमन ने इसे मूल्य सापेक्ष अध्ययन बना दिया है और इस कारण आधुनिक राजनीतिक विद्वान और सिद्धांत शास्त्री परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की तरह मूल्यों को बहुत महत्व देते हैं। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में शोध और सिद्धांत में पारस्परिक संबंध पाया जाता है। इसमें तथ्यों का संकलन किया जाता है और वास्तविकता के आधार पर अध्ययन के साथ साथ मानव व्यवहार तथा अनौपचारिक संस्थाओं का भी अध्ययन किया जाता है और इन सब चीज़ों ने मिलाकर आधुनिक सिद्धांत के निर्माण में जो है विकास का जो है रास्ता अपनाया है। दोस्तों, कुछ विद्वान राजनीतिक सिद्धांत और राजनीति विज्ञान को अंतः अनुशासनात्मक बनाने पर भी जोर दे रहे हैं। अब आइए जानते हैं दोस्तों, राजनीतिक सिद्धांत का महत्व क्या है। यानी ये जो राजनीतिक सिद्धांत के बारे में हम इतना चर्चा कर रहे हैं, इसका महत्व क्या है। तो आप जानते हैं राजनीति सिद्धांत में राज्य, सरकार, शक्ति, सत्ता, नीति निर्माण, राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक दल, मताधिकार, चुनाव, जनमत, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक अभिजनवाद, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और संस्थाएं, क्षेत्रीय संगठन और अनेक प्रकार के जो हमारे सिद्धांत हैं उनका अध्ययन किया जाता है। और आज राजनीतिक सिद्धांत एक स्वतंत्र अनुशासन की दिशा में भी गतिमान है। राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता इस बात में है कि यह राजनीति विज्ञान के एक अनुशासन के रूप में परम आवश्यक है और इसी पर इस विषय में एकीकरण, सामंजस्य, पूर्व कथनीयता और वैज्ञानिकता लाना, शोध और संभावनाएं भी निर्भर है। दोस्तों, बिना सिद्धांत के न तो राजनीति विज्ञान का विकास संभव है और न ही कोई शोध कार्य ही संभव है। यह राजनीति विज्ञान में एक दिशा मूलक की तरह कार्य करता है, राजनीतिक घटनाओं की वैज्ञानिक व्याख्या करता है और राजनीतिक व्यवहार को एक विज्ञान विकसित करने में भी मदद करता है। इसके द्वारा ज्ञान के नए क्षेत्रों की खोज और नए सिद्धांतों का निर्माण होता है। एक अच्छा राजनीतिक सिद्धांत अनुशासन में एक समता, संबद्धता और संगति का गुण पैदा करता है। दोस्तों, यह राजनीतिक शासन प्रणाली और शासकों को औचित्यपूर्णता प्रदान करता है और यह कभी समाजवाद के रूप में कार्य करता है तो कभी विशिष्ट वर्ग के रूप में। राजनीतिक सिद्धांत ही वह साधन है जो राजनीतिक तथ्यों और घटनाओं, अध्ययन पद्धतियों और मानव मूल्यों में से एक गत्यात्मक संतुलन स्थापित कर सकता है। दोस्तों, राजनीतिक सिद्धांत वो साधन है जो राजनीतिक तथ्य और घटनाओं, अध्ययन पद्धतियों और मानव मूल्यों में एक संतुलन स्थापित करता है। राजनीति के वास्तविक प्रयोगकर्ताओं जैसे राजनीतिज्ञों, नागरिकों, प्रशासकों, राजनेताओं और राजनयिकों के लिए राजनीतिक सिद्धांत का बहुत महत्व है, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत इन सभी को राजनीति के वास्तविक स्वरूप से परिचय करा सकता है और इसी कारण दोस्तों, मानव समाज की राजनीतिक, संवैधानिक और वैधानिक प्रगति के लिए राजनीतिक सिद्धांत का होना बहुत आवश्यक है। इसे आधुनिक समाज, लोकतंत्र, मानव मूल्यों और अनुसंधान का एक प्रकाश स्तंभ माना जा सकता है और इसलिए राजनीतिक सिद्धांत के बिना सामाजिक परिवर्तन की कल्पना करना भी बेकार है। तो इन सब चीज़ों से आप समझ गए होंगे कि राजनीतिक सिद्धांत का कितना अधिक महत्व है। आइए जानते हैं राजनीतिक सिद्धांत की समस्याएं, यानी प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल थियरीज। दोस्तों, राजनीतिक सिद्धांत की क्या क्या समस्याएं हैं, इनको जानना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, प्लेटो और अरस्तु से लेकर 20वीं सदी तक राजनीतिक सिद्धांत के विकास की गति काफ़ी धीमी रही है। अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन और सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल की स्थापना से राजनीतिक सिद्धांतों के विकास में बहुत तेज़ी आई और इतना होने के बावजूद भी आज अधिकतर विकासशील देशों में राजनीतिक सिद्धांत की दशा बहुत ही शोचनीय है। विकासशील देशों में यह एक स्वतंत्र अनुशासन के स्तर से काफ़ी दूर है। दोस्तों, इन देशों में राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के लिए उपयुक्त अध्ययन पद्धतियों का भी अभाव है और यूरोप के देशों में इसका तीव्र विकास हुआ है, लेकिन विकासशील देशों में नहीं हुआ है। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का शिकार रह चुके इन देशों में शोध संबंधी सुविधाओं का भी अभाव रहा है और विकासशील देशों में राजनीतिक सिद्धांत का परंपरागत रूप ही देखने को मिलता है।
इन देशों में मौलिक चिंतन और अनुभवात्मक शोध का अभाव है और भारत में इस दिशा में कुछ प्रगति अवश्य हुई है। विकासशील देशों में राजनीतिक सिद्धांत को वैज्ञानिक बनाने, राजनीतिक समस्याओं को हल करने में राजनीतिक विद्वानों ने कोई खास योगदान नहीं दिया है, बल्कि इन देशों में राजनीतिक विद्वानों ने राजनीतिक तटस्थता की भावना पाई जाती है, जिसके कारण राजनीतिक सिद्धांत का विकास काफ़ी पिछड़ा हुआ है। लेकिन विकासशील देशों की अपेक्षा दोस्तों विकसित देशों में राजनीतिक सिद्धांत की स्थिति कुछ अच्छी है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत आज अनेक समस्याओं से जूझ रहा है और अनेक प्रयासों के बावजूद भी राजनीतिक विज्ञान आज तक किसी वैज्ञानिक सिद्धांत का निर्माण नहीं कर पाए हैं। रॉबर्ट डहेल एक विचारक हैं। इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि राजनीतिक सिद्धांत अंग्रेजी भाषी देशों में मृत हो चुका है, साम्यवादी देशों में बंदी है और अन्यत्र मरणासन्न है और अनेक प्रयासों के बावजूद अर्थात वैज्ञानिक शोध पद्धतियों और व्यवहारवादी क्रांति के आत्मसात कर लेने के बाद भी राजनीति विज्ञान में आज तक कोई सर्वमान्य वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं बन सका है। दोस्तों, राजनीति सिद्धांत के समर्थन में ये कहा जाने लगा है कि राजनीतिक सिद्धांत के लिए बहुअनुशासनात्मक दृष्टियुक्त राजनीतिक विद्वानों, बहुपद्धत विशेषज्ञों और निष्ठावान शोधकर्ताओं की ज़रूरत है, जिन्हें कि कार्य करने के लिए पर्याप्त धन सुविधाएं और मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा दी जानी चाहिए। आज आवश्यकता इस बात की है कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में अंतः अनुशासनात्मक और स्वतंत्र अनुशासन के बीच संतुलन कायम किया जाए, मूल्य संबंधी विवाद पर भी सर्वमान्य सहमति की जाए। यानी इसका अर्थ ये है कि मूल्य निरपेक्ष बनाम मूल्य सापेक्ष की समस्या को सुलझा लिया जाए ताकि अनुसंधान की प्रक्रिया में क्रमबद्धता और सुसंगति लाई जा सके। दोस्तों, राजनीति सिद्धांत के सामने जो प्रमुख समस्या है वह है युद्ध और शांति, प्रजातंत्र और तानाशाही और इन सब के बीच संतुलन कायम करना। तो राजनीति सिद्धांत या पॉलिटिकल थियरी के सामने जो प्रमुख समस्या है कि युद्ध और शांति, प्रजातंत्र और तानाशाही के बीच संतुलन कायम करना। विकासशील देशों में भूख, गरीबी, अशिक्षा, संकीर्णता, रूढ़िवादिता आदि समस्याओं के रहते हुए इन देशों में राजनीतिक सिद्धांत के विकास की कल्पना करना बेकार है। इसलिए एक व्यापक राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण के लिए आवश्यक है कि इस दिशा में सभी राजनीतिक विद्वानों, समाज सुधारकों, राजनीतिज्ञों, प्रशासकों, नीतिधारकों, समाजशास्त्रियों इन सभी को आगे बढ़कर सकारात्मक प्रयास करना चाहिए और राजनीतिक सिद्धांत के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के हर संभव प्रयास करने चाहिए। तभी राजनीतिक सिद्धांत एक विकसित, सार्वभौम और सार्वमान्य स्थिति में पहुंच सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा राजनीति विज्ञान का अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राजनीतिक सिद्धांत। इसमें आपने जाना राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है, इसका विकास कैसे हुआ है, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत क्या हैं, इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं। साथ ही आपने राजनीतिक सिद्धांत के महत्व और राजनीतिक सिद्धांत के मार्ग में या राजनीतिक सिद्धांत के विकास में आने वाली प्रमुख बाधाओं और समस्याओं के बारे में भी आपने पढ़ा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।